शमिता जी उसके पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगी तो आकृति की तंद्रा टूटी। उसने भरी आंखों से उन्हें देखा। शमिता जी ने अपनी गोद की ओर इशारा किया। आकृति ने उनकी गोद में सिर रख लिया। उनका ममताई स्पर्श पाकर आकृति जल्द ही नींद के आगोश में चली गई। उसके सो जाने के बाद शमिता जी बाहर आई और आद्विक से इस बारे में पूछा तो आद्विक ने उन्हें सब बताया जो वहाँ हुआ था। ये तो होना ही था बेटा, एक माँ बाप के लिए ये बेहद असहनीय होता है कि उनकी बेटी उन्हें बिना बताए किसी से शादी कर ले, वो भी उससे जिसे वो जानते तक नहीं। तो बुरा तो लगता ही है। तुम दोनों को शादी से पहले एक बार उनसे बात करनी चाहिए थी। वो मान जाते थोड़ी सी मेहनत के बाद। शमिता जी ने एक बेटी के माँ बाप का पक्ष रखा था। वो नहीं मानते माँ, उन्हें उसकी खुशी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके जीने मरने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज के बाद आकृति और सार्थक उस घर में वापस नहीं जाएंगे। वो इस वक्त बेहद गुस्से में था। उसके गुस्से को देखते हुए शमिता जी ने चुप रहना ही सही समझा। शाम तक आकृति काफ़ी बेहतर हो गई थी तो शमिता जी ने आद्विक से आकृति को बाहर ले जाने को कहा। आद्विक ने भी हामी भर दी। आद्विक कमरे में आया तो देखा सार्थक और आकृति बातें कर रहे हैं। उसे देखकर आकृति ने चेहरा फेर लिया जो आद्विक के दिल को छलनी कर गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। है चैम्प, चलो बाहर घूमने चलते हैं। आद्विक सार्थक के पास बैठते हुए बोला। ओके जीजू, सार्थक ने कहा तो दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। ये किसने बोला तुम्हें? आद्विक ने पूछा। वो आंटी ने बताया कि आप दी के हस्बैंड हो तो आप मेरे जीजू हुए, इसलिए मैं आज से आपको जीजू ही बुलाऊंगा। सार्थक खुश होते हुए बोला। वहीं आद्विक के लिए खुद का हस्बैंड शब्द सुनकर आकृति के मन में नफरत पनपने लगी। उसने नफरत से आद्विक को देखा और फिर चेहरा घुमा लिया। आद्विक ने उसे ऐसा करते देख लिया था और कुछ कहा नहीं। चलो चैंप, आद्विक ने आकृति की ओर इशारा किया तो सार्थक आकृति से चलने की जिद करने लगा। मन मारकर आकृति को भी हाँ कहना पड़ा। तीनों शमिता जी को बोलकर घूमने निकल गए। आद्विक ने गाड़ी एक शॉपिंग सेंटर के बाहर रोकी और तीनों अंदर आ गए। तुम अपने कपड़े सेलेक्ट कर लो, तब तक मैं चैंप के लिए ले लेता हूँ, आद्विक ने कहा तो आकृति बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। आद्विक कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर सार्थक को लेकर वहां से आगे बढ़ गया। आकृति अपने लिए कपड़े देख रही थी कि अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक कोने में खींच दिया। वो घबराकर चीखने को हुई, लेकिन सामने खड़े शख्स ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज़ दबा दी। आंखें खोलो रीति, मैं हूँ। आवाज़ सुनकर आकृति ने झटके से अपनी आंखें खोली। सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें भर आई। वो एकदम से उसके सीने से लग गई। प्रतीक, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली पड़ गई थी। आकृति उसके सीने से लगे रोते हुए बोली, लेकिन प्रतीक के हाथ उसे अपने आगोश में लेने के लिए नहीं उठे। वो ऐसे ही जस के तस खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने धक्का देकर आकृति को खुद से दूर कर दिया। आकृति हैरानी से उसे देखने लगी। क्यों किया तुमने ऐसा रीति, क्यों? मेरे होते हुए तुमने उस आद्विक से शादी कैसे कर ली? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? कैसे? वो सारे वादे कस्में सब कैसे भूल सकती हो तुम, कैसे? वो आकृति को उसके कंधों से पकड़कर झकझोरते हुए बोला। प्रतीक, मेरा यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं थी। उसने मजबूर किया था मुझे, आकृति रोते हुए बोली। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुमने मेरे प्यार को, हमारे रिश्ते को ठुकरा कर उससे रिश्ता जोड़ लिया? प्रतीक अभी भी बेहद गुस्से में था। उसने सार्थक को किडनैप कर लिया था और धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो सार्थक को। मैं ये कैसे होने दे सकती थी प्रतीक? एक सार्थक ही तो है मेरे जीने का सहारा। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी ही मर जाती। मैं मानती हूँ मैं तुम्हारे साथ वफा नहीं कर पाई, पर मैं बेवफा भी नहीं हूँ। मैं आज भी तुमसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा तुमसे ही करती रहूँगी। तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। कहते कहते वो रो पड़ी। उसे रोते देखकर प्रतीक भी कुछ नर्म पड़ गया। मैं जानता हूँ रीति कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, पर मैं क्या करूँ रीति, मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी जान निकाल ली हो, जैसे किसी ने यहाँ खंजर घोंप दिया हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना रीति। प्रतीक की आंखों में भी नमी उतर आई थी। उसकी बात सुनकर आकृति उसके सीने से लग गई।
आई एम सॉरी प्रतीक, मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? प्रतीक ने पूछा। खुद से भी ज़्यादा आकृति ने उसके सीने से सिर निकालकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। सब ठीक हो जाएगा, प्रतीक ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। तो आकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। अब जाओ, बहुत देर हो गई है। आद्विक को तुम वहां नहीं मिली तो उसे शक हो जाएगा। शक नहीं, मुझे पूरा यकीन था कि तू यहाँ ज़रूर आएगा, इसलिए मैं यहाँ से कहीं गया ही नहीं था। आद्विक ने वहां आते हुए कहा तो उन दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। आद्विक ने आकृति का हाथ पकड़कर खुद के करीब खींचा तो वो सीधा उसके सीने से टकरा गई। आद्विक उसे कंधे से पकड़कर खुद से सटाते हुए बोला, अब तुम्हारी जगह वहां नहीं यहाँ है, और ये बात मुझे दोबारा ना बतानी पड़े, ओके? आकृति ने उसके गुस्से से डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वहीं प्रतीक आद्विक को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था, लेकिन आद्विक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके होंठों पर तो अभी भी एक व्यंग वाली मुस्कान चिपकी हुई थी, जो प्रतीक के गुस्से को हवा दे रही थी। ये तूने सही नहीं किया आद्विक, प्रतीक गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार ब्रो। और लव तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन वार तो है ना। और वैसे भी तुम्हें चैलेंज किया था मैंने कि आकृति को अपना बना कर रहूँगा किसी भी कीमत पर, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। एंड सी, वो अब मेरी है हमेशा हमेशा के लिए। उसके माथे पर सजा मेरे नाम का सिंदूर, उसके गले में पड़ा मेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र, उसके हाथों का चूड़ा, सब कुछ गवाह है कि वो अब मेरी है, सिर्फ मेरी। कहते हुए आद्विक ने आकृति को खुद से सटा लिया था। उसकी बातें सुनकर आकृति को उससे और ज़्यादा नफरत होने लगी थी। सिर्फ उसे पाने के लिए वो इस हद तक गिर जाएगा, उसने कभी नहीं सोचा था। कितना मानती थी वो उसे, अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था उसे, और उसने उसके साथ इतना गलत किया। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं आद्विक, प्रतीक गुस्से में उबल पड़ा था। फिलहाल तो तू मेरा रास्ता छोड़, मुझे अपनी बीवी को शॉपिंग करानी है। कहते हुए आद्विक ने प्रदीप को साइड किया और आगे बढ़ गया। और हाँ, आगे से मेरी बीवी के आसपास भी दिखाई दिया तो तेरे हाथ पैरों का साइज छोटा करवाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। और तू जानता है आद्विक सिंह शेखावत सिर्फ कहता नहीं कर देता है। कहकर वो प्रतीक को घूरते हुए वहां से निकल गया, और प्रतीक गुस्से में दांत पीसता रह गया। शॉपिंग हो गई तुम्हारी? आद्विक ने आकृति से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आद्विक ने एक गहरी सांस ली और वहां से गर्ल्स पोर्शन में चला गया। करीब आधा घंटे बाद उसके हाथ में 8-9 शॉपिंग बैग्स थे। उसने वो सब जाकर काउंटर पर रख दिया और वहां से दूसरी ओर चला गया। सार्थक भी अपनी शॉपिंग कर चुका था। उसने उसके बैग्स भी काउंटर पर पहुंचा दिए। उसने शमिता जी के लिए भी कुछ कपड़े लिए और उनका पेमेंट करके आकृति और सार्थक को लेकर बाहर गया। रात हो चुकी थी, सबको भूख भी लगी थी। आद्विक ने एक होटल से खाना और सार्थक की फरमाइश पर आइसक्रीम पैक कराया और घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर सबने साथ में डिनर किया। डिनर के बाद सार्थक ने सबको हॉल में ही रोक लिया और अपनी शॉपिंग दिखाने लगा। आद्विक को कुछ काम था तो वो उठकर अपने कमरे में चला गया। वो खुश होकर हर चीज़ के बारे में बता रहा था। आकृति ने महसूस किया कि वो शायद ही इतना खुश कभी हुआ होगा। उसकी पार्ट टाइम जॉब से सार्थक की स्कूल की फीस और उनकी ज़रूरतें ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती थी। ऐसा नहीं था उसके पापा उनके खर्च के पैसे नहीं देते थे, पर वो पैसे हमेशा उसकी सौतेली माँ के हाथ में होते थे और वो सब कुछ अपने पास रख लेती थी। कभी भी अपने मन का कुछ करने की इजाज़त ही कहाँ थी उन्हें। आज इतना सब कुछ अपनी पसंद का पाकर सार्थक बहुत खुश था और आकृति उसकी खुशी में खुश थी। काफ़ी रात होने पर आकृति कमरे में आई तो देखा आदिक पहले से ही सो चुका था। उसे सोता देखकर आकृति ने चैन की सांस ली और आकर अपनी साइड लेट गई। उसके सो जाने के बाद आद्विक ने आंखें खोली और निहारने लगा। एक यही तो वक्त होता था उसके पास जब वो उस लड़की को अपने इतने करीब देख सकता था, बिना किसी रोक टोक के। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, जहाँ सार्थक आद्विक और शमिता जी के साथ सहज हो गया था। वहीं आकृति अभी भी आद्विक से ठीक से बात नहीं करती थी, पर वो चाहकर भी नफरत नहीं कर पा रही थी। इतने समय बाद भी आकृति उसे समझ नहीं पाई। आद्विक कभी तो उसके साथ प्यार से पेश आता कि उस पर गुस्सा करने के बाद आकृति को बुरा लगता,
और कभी ऐसे हरकत कर देता कि उसका मन खिन्न हो जाता। वो इस इंसान को समझ नहीं पा रही थी। हाँ, इस चीज़ में एक बात अच्छी हुई थी कि आकृति को आद्विक की आदत लग चुकी थी। फिर चाहे वो रात को बिस्तर पर अपनी जगह से खिसक कर आद्विक के सीने पर सिर रखकर सोना हो, या फिर उसके सिंदूर लगाना भूल जाने पर रोज अपने हाथों से उसकी मांग भरना हो, या फिर शमिता जी की खुशी के लिए रोज रात को देर तक जागकर आद्विक का इंतजार करना हो। उसे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी, या कहें कि उसे अब ये सब बुरा नहीं लगता था, या शायद अच्छा लगने लगा था। इसी बीच शमिता जी ने आद्विक आकृति की शादी की एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी दी थी। शहर का हर छोटा बड़ा बिजनेसमैन, नेता, मीडिया उस पार्टी में शामिल था। होता भी क्यों ना, शहर के टॉप होटल का मालिक था वो। बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा नाम कमाया था उसने। उस दिन के बाद प्रतीक ने आकृति से कई बार मिलने की कोशिश की, पर आद्विक के रहते ये मुमकिन नहीं हो पाया। एक दिन सुबह सुबह आद्विक ऑफिस चला गया था और आकृति अपने कमरे को सही कर रही थी। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज़ आई। वो अपना काम छोड़कर नीचे आई तो देखा उसकी सौतेली माँ अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ थी। ये यहाँ क्या कर रही हैं? आकृति काफ़ी हैरान थी उनके यहाँ आने से। अरे मेरी बच्ची, ससुराल आकर तू तो अपनी माँ को भूल ही गई। तुझे पता है मुझे तेरी कितनी याद आई। सुनंदा ने आकृति को कस के गले लगा लिया था। क्या कर रही हैं आप? दम घुट रहा है मेरा। आकृति उनसे छूटने की कोशिश करते हुए बोली। तुम्हें पता है जब से तुम आई हो संस्कार ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया। अपनी बातों में हद से ज़्यादा चाशनी घोलते हुए बोली। दिख रहा है, आकृति उनके पीछे झांकते हुए कहा। जहाँ एक 10-11 साल का बच्चा डाइनिंग टेबल से फल उठाकर खा रहा था, सुनंदा पीछे घूमकर संस्कार को गुस्से से घूरने लगी। कौन है बेटा? शमिता जी ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। अरे समधन जी, मैं हूँ आपकी इकलौती समधन। सुनंदा उनके गले लगते हुए बोली। जी, खुशी हुई आपसे मिलकर, उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। असल में तो खीज हो रही थी उन्हें उनसे इस तरह चिपकने से। दी, आद्विक जी कहाँ हैं? आकृति की सौतीली बहन काम्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। जीजू, जीजू हैं वो तुम्हारे, तो ज़रा अदब से बात करो, समझी? आकृति ने दो टूक कहा तो सब उसे हैरानी से देखने लगे। जिस लड़की की उनके सामने जबान तक नहीं खुलती थी, वो शादी के महीने भर बाद ही ऐसे सामने से जवाब दे रही थी। सुनंदा ने काम्या को इशारा किया तो उसने मुस्कुराकर कहा। ओह सॉरी दी, जीजू कहाँ हैं? ऑफिस गए हैं, आकृति ने कहा। कब तक आएंगे? काम्या तुरंत बोली। तुम्हारे जाने के बाद, आकृति ने जवाब दिया तो दोनों माँ बेटी खिसिया गई और शमिता जी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। आइए बहन जी बैठिए ना। शमिता जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया तो दोनों लपक कर नर्म मुलायम सोफे पर पसर गई। शमिता जी ने आकृति को इशारा किया तो वो किचन में चली गई। कहिए बहन जी, कैसे आना हुआ? शमिता जी ने औपचारिकतावश पूछा। कुछ नहीं समधन जी, बस आप सबसे मिलने का मन था तो आ गए। सुनंदा ने खीसे निपोड़ते हुए कहा। जी बहुत अच्छा किया। सुनंदा और उसकी बेटी पूरे घर को देख रही थी। हर चीज़ इम्पोर्टेड थी। सब सामान देखने से ही काफ़ी महंगा लग रहा था और उस महंगे सामान को देखकर दोनों माँ बेटी की लार टपक रही थी। कुछ देर बाद आकृति नौकर के साथ चाय नाश्ता लेकर आ गई। तीनों माँ बेटी बेटे ने जमकर सब ठूसा। अब आपको जाना चाहिए, पापा घर आ गए होंगे, आकृति ने कहा तो तीनों मन मारकर जाने के लिए तैयार हो गए। शमिता जी ने उन्हें भेंट देने लगी तो आकृति ने यह कहकर मना कर दिया कि वो लोग बेटी के घर से कुछ नहीं लेकर जाते। ऐसी परंपरा है उनके परिवार में। मजबूरी में उन्हें आकृति की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी और मन मसोस कर वहाँ से जाना पड़ा। रात को आद्विक घर आया तो देखा आकृति डाइनिंग टेबल पर सिर झुकाए सो रही थी। शायद उसका इंतजार करते करते वहीं सो गई थी। उसे देखकर आद्विक के होंठों पर मुस्कान फैल गई। वो बिना आवाज़ किए अपने कमरे में चला गया और फ्रेश होकर नीचे आ गया। फिर चुपचाप किचन में जाकर खाना गर्म करके बाहर ले आया। आकृति उठो, उसने उसे कंधे से पकड़कर हल्का सा हिलाया तो आकृति ने आंखें खोलकर उसे देखा। सॉरी, वो मैं पता नहीं कैसे सो गई। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, आकृति उठते हुए बोली। आद्विक ने उसका हाथ पकड़ा और वापस बैठाकर बोला। यहाँ बैठो चुपचाप, मुझसे दूर भागने के बहाने क्यों तलाशती रहती हो तुम? डर लगता है मुझसे?
नहीं नहीं तो मैं क्यों डरने लगी तुमसे? आकृति अपने चेहरे पर उभरी घबराहट को छिपाते हुए बोली। तो फिर भागती क्यों रहती हो तुम मुझसे? आद्विक ने फिर पूछा। वो मैं खाना लेने जा रही थी। आकृति बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। आद्विक का इस तरह प्यार से बात करना उसके मन में डर पैदा कर रहा था। खाना ले आया हूँ मैं, ये देखो। आद्विक ने प्लेट की ओर इशारा किया तो आकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। तुमने खाया? हूँ। ये लो मेरे हाथ से भी खाओ, आद्विक ने प्यार से कहा तो वो मना नहीं कर पाई। उसने उसके हाथ से एक निवाला खा लिया। तो क्या किया आज पूरा दिन? आद्विक ने पूछा तो उसकी आंखें भर आई। शायद पहली बार किसी ने उससे उसके बारे में पूछा था, वरना तो किसी को उससे कभी कोई मतलब नहीं था। आज तक शायद प्रतीक ने भी कभी आराम से बैठकर ये नहीं पूछा था कि उसका दिन कैसा गया। वो ठीक है ना, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। वो बस आता और अपनी सुनाकर चला जाता। उसका जब मन होता था तब वो उसके साथ टाइम बिताता, वरना तो पूरा पूरा दिन कॉल भी नहीं करता था। पापा की बीवी आई थी अपने बच्चों के साथ। आकृति के लहजे में कड़वाहट पसर रही थी। वैसे एक सीक्रेट बताऊं तुम्हें? आद्विक ने कहा तो आकृति उत्सुकता से उसे देखने लगी। देखो, तुम चाहे कितनी भी बदतमीज हो, कितनी भी लड़ाका हो, पर एक बात तो है, खाना बहुत टेस्टी बनाती हो, कसम से। आकृति जो बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी, ये सब सुनकर उसने गुस्से में एक घूंसा आद्विक के कंधे पर जमा दिया। जालिम बीवी! आद्विक अपना कंधा सहलाते हुए बोला। तुम ना दुष्ट हो बहुत ज़्यादा। आकृति चिढ़ते हुए बोली। अच्छा सॉरी सॉरी, बट सच में खाना बहुत टेस्टी बनाती हो तुम। आद्विक ने कहा तो आकृति खुश हो गई। अरे खाने से याद आया, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था मेरे पास। क्या? आकृति जल्दी से बोली। कमरे में चलो बताता हूँ, आद्विक ने कहा तो आकृति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह आद्विक को घूरने लगी। अरे पागल औरत, कमरे में रखा हुआ तुम्हारा सरप्राइज, क्या हर टाइम दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है? आद्विक ने कहा तो आकृति ने झेंप कर अपना चेहरा घुमा लिया। मैं बर्तन रख कर आती हूँ, कहकर वो बर्तन उठाकर किचन में चली गई। आद्विक भी हंसते हुए कमरे में आ गया। तुम्हारी चाय, आकृति ने चाय का कप उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। आद्विक को आदत थी सोने से पहले चाय पीने की, और उसके साथ रहते रहते आकृति को भी ये आदत लग गई थी। आद्विक ने कप उठाते हुए एक एनवोलेप उसकी ओर बढ़ा दिया। आकृति ने वो एनवोलेप खोलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और अगले ही पल वो खुशी से आद्विक के गले लग गई। उसके अचानक से गले लगने से आद्विक शौक रह गया। उसके हाथ हवा में ही रह गए, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कान उतर आई। उसने आकृति को अपनी बाहों में कसने के लिए हाथ उठाए, पर फिर कुछ सोचकर वापस नीचे कर लिए और शांत खड़ा रहकर उसके एहसास को अपने भीतर समाने लगा। थोड़ी देर बाद आकृति को एहसास हुआ कि वो आद्विक के गले लगी हुई है, तो वो झेंपते हुए उससे दूर हट गई। सॉरी, वो अचानक से वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो गई थी। सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये हक है तुम्हारा, आद्विक ने मुस्कुराते हुए कहा तो आकृति उसे देखती रह गई। ये बताओ, पसंद आया सरप्राइज? आद्विक उसकी झेप मिटाते हुए बोला। बहुत 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 ज़्यादा। तुम्हें पता है मेरा कब से सपना था कि मैं एक फेमस शेफ़ बनूं। थैंक यू सो मच, यू नो यू आर द बेस्ट। आकृति ने उस फॉर्म को देखते हुए कहा। या आई नो, आद्विक हंसकर बोला तो आकृति भी हंस पड़ी। पर तुम्हें कैसे पता इस बारे में? इस बारे में तो मैंने बस, कहते कहते वो शांत हो गई। एक बार तुमने ही तो बताया था, आद्विक मुस्कुराते हुए बोला। मैंने कब? अरे वो तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में बोल दिया था। तुम्हें वो भी याद था? आकृति काफ़ी हैरान थी। तुम्हारी कही कोई बात कभी भूला हूँ क्या मैं, जो ये भूल जाता? आद्विक ने कहा तो आकृति सोच में पड़ गई। उसकी सालों पहले मजाक में कही गई बात भी उसे आज तक याद थी, यहाँ तक कि वो उसके सपने को पूरा भी करना चाहता था। उसने एक बार प्रतीक से इस बारे में जिक्र किया था और उसने ये कहकर टाल दिया था कि उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो है कमाने के लिए, और उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि आकृति बाहर जाकर काम करे। आकृति ना चाहते हुए भी आद्विक और प्रतीक को कंपेयर करने लगी थी, जिसमें हर कसौटी पर आद्विक ही खरा उतर रहा था। आद्विक हर चीज़ में प्रतीक से बेहतर था, पर उसने गलत किया है उसके साथ।
उसे उसके प्यार से दूर करके आकृति के अंतर्मन से आवाज आई। उसका मन कड़वा हो गया। तुम फिर कहाँ खो गई, क्या सोचने लगी? आत्विक ने उसे पुकारा तो वो वर्तमान में लौटी। नहीं, कुछ नहीं, मेरे बारे में सोच रही थी ना। मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहीं हूँ तुम्हारे पास। आत्विक ने शरारत से कहा तो आकृति उसे घूरने लगी। हाय, कितने प्यार से देखती हो तुम, इंसान को हार्ट अटैक आ जाए खुशी से। पर मुझ पर रहम करो, मेरे मासूम से दिल पर तरस खाओ। अभी इसको अटैक की कोई ज़रूरत नहीं है, आद्विक नौटंकी करते हुए बोला। तो आकृति को हंसी आ गई। सच में दुष्ट हो तुम, वो भी बड़े वाले। आकृति हंसते हुए बोली, अब जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारा ही हूँ। अब इस दुष्ट को पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा तुम्हें। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। आद्विक शरगोशी से बोला तो आकृति उसके कंधे पर मारकर बोली, सो जाओ चुपचाप, आए बड़े दुष्ट कहीं के। आद्विक को 5 मिनट नहीं लगे थे उसका मूड ठीक करने में। हर बार ऐसा ही होता, जब भी आकृति उदास होती आद्विक ऐसे ही ऊट पटांग बातें करके उसका मूड ठीक कर देता। अच्छा बताओ, कल आ रही हो ना टेस्ट देने? आद्विक ने हंसते हुए कहा। आकृति ने उसे देखा तो वह बोला, अरे देखो, बेशक तुम मेरी बीवी हो, पर मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता हूँ। तो किसी के साथ गलत ना हो, इसलिए टेस्ट तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो कल रेडी रहना, ओके? आद्विक ने कहा तो आकृति हल्का सा मुस्कुरा दी और उसे गुड नाइट बोलकर लेट गई। कुछ ही देर में दोनों नींद के आगोश में समा गए। अगले दिन आद्विक आकृति को लेकर अपने होटल चला गया। वो काफ़ी खुश थी आज। आखिर उसका बचपन का सपना पूरा होने से सिर्फ एक कदम दूर थी वो। आद्विक ने उसका हाथ थामा और अंदर आ गया जहाँ कुकिंग कंपटीशन चल रहा था। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेस्ट का फर्स्ट राउंड शुरू होने वाला है और हर साल की तरह इस साल भी एक एंड मोमेंट एंट्री होने वाली है और वो कंटेस्टेंट हैं मिसेज आकृति आद्विक सिंह शेखावत। आद्विक ने सबको संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि सब जानते थे कि आद्विक की शादी आकृति से हुई है, तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ उसके आकृति आद्विक सिंह शेखावत बुलाने पर। आद्विक ने आकृति का नाम पुकारा तो आकृति उसके पीछे से निकलकर सामने आई। एक नीले रंग की साड़ी में सिंपल से लुक में कहर ढा रही थी वो। वहाँ मौजूद हर लड़की की नज़र उस पर जमी हुई थी। उन्हें आद्विक से जलन हो रही थी और लड़कियों को भी। उन्हें भी आकृति से जलन हो रही थी। आखिरकार ज़्यादातर सोचकर आई थी कि इस कंपटीशन के बहाने वो आद्विक के करीब आएंगी, पर आकृति ने आकर सबके सपनों पर पानी फेर दिया। सो गाइस, यह है नई कंटेस्टेंट, आद्विक ने आकृति को देखते हुए कहा। पर मिस्टर शेखावत, ऐसे तो बाकी सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, एक कंटेस्टेंट ने कहा। जी नहीं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मैं इस बार जज पैनल में नहीं हूँ, मेरा कोई भी फैसला मान्य नहीं होगा। तो जजेस को जो बेस्ट लगेगा वही होगा विनर। और कोई क्वेश्चन? आद्विक ने कहा तो सबने नाम में सिर हिला दिया। वहीं आकृति एक बार फिर से सोच में पड़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये आदमी है क्या। कभी इतना बुरा कि कोई नफरत करने पर मजबूर हो जाए, तो कभी इतना अच्छा कि कोई चाहकर भी इससे नफरत न कर पाए। आखिर है क्या ये? क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये इंसान? ऑल द बेस्ट। आद्विक की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा टूटी। उसने आद्विक को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वहीं पास खड़े फोटोग्राफर ने इस मोमेंट को तस्वीर में कैद कर लिया। आखिर उन्हें भी तो अपने चैनल के लिए कुछ मसाला चाहिए था। आद्विक ने दोबारा उसे ऑल द बेस्ट बोला और आगे जाने को कहा। आकृति उसे थैंक यू बोलकर अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो गई। आद्विक ने उसे थम्सअप का इशारा किया तो आकृति मुस्कुरा उठी। कुछ ही देर में फर्स्ट राउंड शुरू हुआ। सभी को आधे घंटे का टाइम दिया गया था और हर कोई अपनी पसंद की कोई भी डिश बना सकता था। सब जल्दी जल्दी अपना टास्क पूरा करने में लग गई। ये पूरा कंपटीशन लाइव शो किया जा रहा था। आद्विक ऑडियंस सेक्शन में बैठा मुकाबले का लुत्फ उठा रहा था। साथ ही उसकी नज़रें बराबर आकृति पर बनी हुई थी। बीच बीच में आकृति भी नज़रें उठाकर उसे देख लेती। बदले में आद्विक अपनी मुस्कुराहट उसकी ओर उछाल देता और आकृति झेप कर वापस अपने काम में जुट जाती। उसकी इस हरकत पर आद्विक फिर से खुलकर मुस्कुरा उठता। सब बड़ी तल्लीनता से खाना बनाने में जुटे हुए थे। बीच बीच में जजेस अपनी जगह से उठकर सभी कंटेस्टेंट में जाकर चेक कराते कि वो लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं
ओनली 10 मिनट लेफ्ट, एंकर ने कहा तो सब और तेजी से अपना हाथ चलाने लगे। कुछ देर बाद आकृति ने प्लेटिंग शुरू की और जल्दी ख़त्म करके शांत खड़ी हो गई और आद्विक की ओर देखा। आद्विक ने इशारे में पूछा तो उसने पलकें झपकाकर हाँ में गर्दन हिला दी। तो आद्विक के होंठों पर हंसी खेल गई। ओके, टाइम अप, एंकर ने कहा तो सबके हाथ रुक गए। ज़्यादातर ने अपना काम ख़त्म कर लिया था। कुछ थे जो अभी तक पूरा नहीं कर पाए थे, तो वो लोग फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गए थे। जजेस ने सबको अपनी अपनी डिशेज लाने को कहा। एक एक करके सब अपनी अपनी डिश प्रेजेंट करने लगे। सबसे आखिर में आकृति अपनी डिश को लेकर आई और प्लेट को टेबल पर रखकर खड़ी हो गई। लुकिंग डिलीशियस। सो मिसिस शेखावत, आपने क्या बनाया है? एक जज ने पूछा। सर, मैंने तो तवा भिंडी रोटी और ब्रेड खीर बनाई है, आकृति ने जवाब दिया। कोई खास वजह ये बनाने की? दूसरे जज ने पूछा। जी, ये खाना अक्सर मेरी माँ बनाया करती थी। मेरी माँ का पसंदीदा खाना था और मैं अपनी ज़िंदगी के इतने महत्वपूर्ण दिन पर उनका आशीर्वाद लेना चाहती थी। बस इसलिए मैंने ये बनाया, आकृति ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसके जवाब से सभी जज काफ़ी प्रभावित नजर आए। बातें तो काफ़ी अच्छी करती हैं आप, अब देखते हैं खाना भी अच्छा बनाती हैं कि नहीं, एक जज ने कहा। तो आकृति की घबराहट बढ़ गई। उसने आदमी की ओर देखा तो उसने अपनी पलकें झपकाकर उसे शांत रहने को कहा। एक जज ने एक और तोड़कर खाया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, पर किसी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। उनके ऐसे एक्सप्रेशन लेस चेहरों को देखकर उसे और ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। ओके, इट्स टाइम फॉर रिजल्ट, एंकर ने कहा तो सबके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। जैसा कि आप सभी ने बहुत मेहनत करके एक से बढ़कर एक डिशेज बनाई जो वाकई बेहतरीन थी, मगर अगले राउंड के लिए हमें सिर्फ 6 कंसिस्टेंट चाहिए। तो अगले राउंड में जाने वाले हैं नवीन शर्मा, अरमान मिश्रा, वर्षा सिंह, सना खान, सिद्धार्थ सक्सेना एंड लास्ट कहकर जज शांत हो गए। आकृति और आद्विक दोनों के ही दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। न जाने जजेस क्या फैसला लेने वाले थे। और मिसेस आकृति आद्विक सिंह शेखावत। जज ने जैसे ही आकृति का नाम लिया, आद्विक खुशी से उछल पड़ा। वहीं आकृति एक जगह जड़ हो गई थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। वो अगले राउंड में जा चुकी थी, इस बात पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था उसके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस शेखावत, एक जज ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो वो जैसे नींद से जागी। उसने जज से हाथ मिलाया और उन्हें थैंक यू बोला। जज सबको अगले राउंड के लिए तैयार रहने के लिए वहां से चले गए। सबके जाने के बाद आद्विक आकृति के पास आया और उसे बधाई दी। धीरे धीरे सभी राउंड पूरे हुए और फर्स्ट राउंड की तरह हर राउंड की विनर आकृति ही थी। रूल्स के मुताबिक आकृति को 2 लाख रुपये और आद्विक के होटल में ज्वाइनिंग मिल गई थी। वो बहुत खुश थी और उससे भी ज़्यादा खुश था आद्विक। खुश हो? आद्विक ने पूछा। बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच, आकृति मुस्कुराते हुए बोली। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसके बदले में मुझे कुछ और चाहिए, आद्विक मुस्कुराते हुए बोला। क्या क्या चाहिए तुम्हें? आकृति ने घबराते हुए पूछा। आद्विक ने कुछ पल उसे गहरी नज़र से देखा और फिर बोला, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आद्विक की बात सुनकर आकृति ने उसे देखा, जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रही थी। अचानक से उसके मन में एक सवाल कौंधा, दोस्त? क्या हम सच में अब दोस्त भी नहीं रहे? हाँ, उसने खुद ही तो दोस्ती ख़त्म की थी। बिल्कुल सही किया था तूने। तुझे तो तेरे प्यार से दूर किया था उसने, उसके लिए यही सज़ा है। उसके दिमाग से आवाज़ आई। पर उसने हमेशा तेरा और तेरे भाई का ख्याल रखा है, कभी तुझ पर अपना कोई फैसला नहीं थोपा। और तो और तेरा सपना तक सच कर रहा है वो। इतना सब करने के बाद क्या वो एक मौका डिजर्व नहीं करता? क्या उसकी कोई गलती इतनी बड़ी है कि उससे उसकी दोस्ती भी वापस नहीं मिल सकती? उसके दिल ने कहा। तू कभी खुश नहीं रह पाएगी इस फैसले के साथ, दिमाग ने अपनी दलील दी। इस इंसान के साथ रहते तू दुखी कब हुई थी? दिल ने फिर से कहा। तू प्रतीक से प्यार करती है, इससे दोस्ती करके तू क्या उसके साथ गलत नहीं कर रही? वो उम्मीद पाले बैठा होगा कि तू वापस उसके पास आएगी, दिमाग ने फिर से कहा। क्या तू अब भी उसके पास वापस जाने की उम्मीद पाले बैठी है? पिछले 1 महीने में कितनी बार तुझे प्रतीक की याद आई? कितनी बार आद्विक को तेरे जहन से निकालकर प्रतीक ने जगह बनाई है? दिल ने कहा तो आकृति का दिमाग शांत पड़ गया। ठीक ही तो है, इन दिनों में मुश्किल से 1-2 बार प्रतीक उसके जहन में आया था।
वो भी तब जब वो अकेली हो। आद्विक के साथ रहते वो चाहकर भी किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पाती थी। अरे तुम बार बार कहाँ खो जाती हो, जवाब दो ना मेरे सवाल का। आद्विक की आवाज़ सुनकर आकृति जैसे नींद से जागी। फ्रेंड्स, आकृति ने आद्विक की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा। तो आद्विक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से आकृति का हाथ थाम लिया। तो चलो अपनी दोस्ती की शुरुआत कुछ खाकर करते हैं। बहुत भूख लगी है मुझे, आद्विक ने मुंह बनाकर कहा। तो आकृति की हंसी छूट गई। चलो आज की पार्टी मेरी तरफ से, आकृति ने कहा तो आद्विक खुश हो गया। चलें, आद्विक ने अपना हाथ आकृति की ओर बढ़ाया तो उसने कुछ सोचकर अपना हाथ उसके हाथ में थमा दिया। आद्विक ने कस के उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों वहां से निकल गए। क्या खाना पसंद करोगे, आकृति ने पूछा। दोनों इस वक्त एक पंजाबी ढाबे पर बैठे हुए थे क्योंकि दोनों को ही किसी महंगे रेस्टोरेंट से ज़्यादा ढाबे का खाना पसंद था। आज तुम्हारी पसंद का कुछ खाते हैं, आद्विक ने कहा तो आकृति उसे देखती रह गई। एक बार फिर से उसका दिमाग प्रतीक और आद्विक को कंपेयर करने लगा था और इस बार भी हमेशा की तरह आद्विक ही बेहतर था हर तरह से। प्रतीक ने कभी उसकी पसंद को तवज्जो नहीं दी थी। उसे सब कुछ अपनी पसंद का चाहिए होता था, फिर चाहे वो खाना हो, कहीं घूमने जाना हो, यहाँ तक कि आकृति कब कैसे कपड़े पहनेगी, सब कुछ प्रतीक ही तय करता था। तुम बार बार कहाँ खो जाती हो। कुछ नहीं, क्या हुआ। आकृति अचानक से नींद से जागी हो। ऑर्डर दो, कब से खड़े हैं ये, आद्विक ने पास खड़े लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा। आकृति ने खुद को शांत किया और खाने का ऑर्डर दिया। कुछ समय बाद खाना उनके टेबल पर था। खाना खाने के बाद दोनों घर के लिए निकल गए। रास्ते में आद्विक ने सार्थक के लिए कुछ चॉकलेट और एक फैमिली पैक आइसक्रीम का बॉक्स लिया। घर पहुंचकर आद्विक ने चॉकलेट सार्थक को दी, जिन्हें पाकर सार्थक खुशी से झूम उठा। आद्विक आइसक्रीम शमिता जी को पकड़ाकर रूम में चला गया। मुबारक हो बेटा, आखिर आज तुम्हारा सपना पूरा हुआ, शमिता जी ने उसका माथा चूम कर कहा तो वो भावुक होकर उनके गले लग गई। कुछ देर बाद आद्विक नीचे आया और सब बातें करते हुए आइसक्रीम का लुत्फ उठाने लगे। कुछ देर बाद सब सोने चले गए। अगले दिन सुबह सुबह आद्विक होटल के लिए निकल रहा था। आकृति अभी कुछ दिन बाद ज्वाइन करने वाली थी। तभी आद्विक का फ़ोन बजा। है परी, क्या बात है, आज तो बड़े लोगों ने याद किया है। हमारे तो भाग्य खुल गए, आद्विक ने हंसकर कहा। छोटे लोग तो याद करते नहीं, तो सोचा हम ही कर लेते हैं। सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई। तू कभी नहीं सुधर सकती ना, आद्विक बोला। कभी नहीं। अच्छा बता क्यों कॉल किया था, आद्विक ने पूछा। यार कॉलेज में एक गेट टुगेदर रखा है, सब आएंगे, तू भी आना ना आकृति के साथ, परिधि ने कहा तो आद्विक शांत पड़ गया। क्या हुआ, मैं आकृति से पता करके बताता हूँ। मतलब तू जानती है ना, तो शायद वो ना आ पाए, आद्विक ने शांति से कहा। आदि, तेरे और आकृति के बीच सब ठीक है ना, मतलब जो कुछ भी हुआ है तुम दोनों खुश हो ना। और आकृति, उसने सब एक्सेप्ट कर लिया ना। परिधि दोनों के बारे में सब जानती थी, वो आद्विक की बेस्ट फ्रेंड थी। आद्विक कभी उससे कुछ नहीं छिपाता था, इसलिए उसे फिक्र हो रही थी। हाँ सब ठीक है, और नहीं भी होगा तो भी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसे यहाँ से तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। उस प्रतीक के पास तो बिल्कुल भी नहीं। उसे वापस भेजने के लिए शादी नहीं की थी उससे। एक ना एक दिन वो उसे भूल भी जाएगी, और वो दिन दूर नहीं है। मेरे साथ खुश रहने लगी है, जल्दी मुझे अपना भी लेगी, आद्विक ने बिना किसी भाव के कहा। वो बात करते हुए जैसे ही पलटा तो उसकी नज़र गेट पर खड़ी आकृति पर गई, जो आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। आकृति, अच्छा हुआ तुम आ गई, ये लो परी का फ़ोन है, बात करो उससे। आकृति को देखकर आद्विक ने बात बदल दी। वहीं परी का नाम सुनकर ना जाने क्यों आकृति का मन खिन्न हो गया। उसने भारी मन से फ़ोन पकड़ लिया। हेलो, है आकृति, कैसी हो तुम, परिधि ने प्यार से पूछा। ठीक हूँ, तुम कैसी हो, आकृति ने जवाब दिया। दोनों ने कुछ देर बात की, फिर परिधि ने दोनों को ज़रूर आने का बोलकर कॉल कट कर दिया। आकृति, वो रेडी हो जाऊंगी मैं टाइम से, कहकर वो बाहर निकल गई। आद्विक उसे जाते हुए देखता रह गया। वो जानता था कि आकृति ने उसकी बात सुन ली थी। उसने मिरर में आकृति को आते हुए देख लिया था, इसलिए उसने जानबूझकर वो सब बोला था, क्योंकि वो जानता था कि आकृति वहां जाने के लिए कभी नहीं मानेगी। इसलिए उसने उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाया था।
आद्विक हल्का सा मुस्कुराकर रूम से निकल गया, फिर वापस आकर चिल्लाया, आकृति मेरी वॉच कहाँ है? आकृति नीचे किचन में खाना बना रही थी। आद्विक की आवाज़ सुनकर उसे चिढ़ मच गई थी, लेकिन शमिता जी को देखकर वो शांत पड़ गई। मैं आती हूँ माँ, आकृति ने कहा तो शमिता जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आकृति कमरे में आई और बेड पर पड़ी घड़ी, रुमाल, फाइल सब आद्विक के हाथ में पकड़ा दिया और बाहर निकलने लगी। आकृति, आद्विक ने फिर से उसे पुकारा। अब क्या है? उसने पलटकर कहा। ये, आद्विक ने अपने हाथ में पकड़ा बटन दिखाते हुए कहा। उसे देखकर आकृति का गुस्सा आसमान छू गया। दूसरी शर्ट पहन लो, वो अपना गुस्सा शांत करते हुए बोली। पर मुझे यही शर्ट पहननी है, तुम जल्दी आकर बटन लगा दो। आद्विक मुस्कुराते हुए बोला, मैं नहीं लगा रही, नौकर नहीं हूँ तुम्हारी, समझे? कहकर वो वहाँ से जाने लगी तो आद्विक ने उसकी कलाई पकड़कर अपने करीब खींच लिया। आकृति सीधा उसके सीने से जा टकराई। आद्विक उसे अपने करीब करके बोला, बात सुनो, नौकर नहीं हो, बीवी तो हो ना, तो चुपचाप करो ये, बिना कोई नखरे किए हुए। और आज के बाद मुझे किसी काम के लिए मना किया ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतने प्यार से पेश आ रहा हूँ तो ज़्यादा सिर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझी? लगाओ चुपचाप, कहकर उसने आकृति को झटके से छोड़ दिया, जिससे आकृति लड़खड़ा गई। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। उसने चुपचाप कबर्ड से सुई धागा निकाला और उसकी शर्ट में बटन टाँकने लगी। आद्विक बड़े प्यार से उसे निहारने लगा। आकृति की गर्म सांसें उसके सीने पर पड़ रही थी, जो उसे मदहोश कर रही थी। फिर भी वो खुद को संयमित करने की कोशिश कर रहा था। हो गया, कहते हुए आकृति उससे दूर हट गई। अगर वो थोड़ी देर और ऐसे ही रहती तो पक्का वो कुछ खता कर बैठता। ये लोकल की पार्टी में ये पहन लेना। आद्विक ने एक पैकेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास कपड़े हैं, मैं उन्हीं में से कोई पहन लूँगी। आकृति ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, तुम्हें कल ही समझाया था ना मैंने कि मुझे किसी बात के लिए मना मत करना। समझ में नहीं आता तुम्हें? लगता है तुम्हें अपने तरीके से ही समझाना पड़ेगा। आद्विक ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, नहीं नहीं, समझ गई मैं, यही पहन लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। कहते हुए आकृति ने उसके हाथ से पैकेट ले लिया। हम गुड गर्ल। आद्विक ने उसके गाल थपथपाए और कमरे से बाहर निकल गया। क्रूर सिंह, तुम्हें तो देख लूँगी मैं, आद्विक सिंह शेखावत। आकृति बड़बड़ाते हुए अलमारी में कपड़े रख रही थी। कपड़े रखकर वह जैसे ही पलटी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आद्विक दरवाजे से टेक लगाए उसे ही घूर रहा था। वो अपना लैपटॉप लेने आया था, पर आकृति की बड़बड़ाहट सुनकर दरवाजे पर ही रुक गया। उसे देखकर आकृति की सांसें मानो रुक गई थी। क्या कहा तुमने मुझे? आद्विक उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। कुछ भी तो नहीं। आकृति डर के पीछे होने लगी। नहीं, कुछ तो कहा था तुमने, एक बार फिर बोलो ज़रा। आद्विक ने उसे घूरा। उसके घूरने से आकृति अलमारी से चिपक गई। आद्विक ने उसके दोनों ओर हाथ रखकर उसे वहीं पर ब्लॉक कर दिया। मैंने सच में कुछ नहीं कहा, सच्ची। आकृति बुरी तरह घबरा चुकी थी और उसे ऐसे देखकर आद्विक को बहुत मज़ा आ रहा था। वो अभी भी उसे और परेशान करता अगर शमिता जी कमरे में नहीं आती। आदि वो, सॉरी सॉरी, मैं बाद में आती हूँ, कहते हुए शमिता जी वापस मुड़ गई। उनकी आवाज़ सुनकर आद्विक एकदम आकृति से दूर हट गया। वहीं आकृति शर्म से लाल हो चुकी थी। रुकिए माँ, कहिए, कुछ काम था आपको? आद्विक ने बाहर आते हुए पूछा। हाँ, वो मुझे पूनम से मिलने जाना था, पर लगता है तुम बहुत बिजी हो, मैं खुद से चली जाऊंगी। शमिता जी अपनी हंसी रोकते हुए बोली। क्या माँ, आप भी चलिए, मैं छोड़ दूंगा आपको, मैं चाबी लेकर आता हूँ। चलिए आप। आद्विक झेपते हुए कमरे से चला गया और शमिता जी हंसते हुए नीचे चली गई। टू बी कंटिन्यूड।